अगर कोई आम सैलरी वाला इंसान एलन मस्क की नेटवर्थ कमाना चाहे तो उसे 80 लाख साल तक काम करना पड़ेगा। ये इंसानों के पूरे अस्तित्व से 30 गुना ज्यादा है। और जब तक मैं तुम्हें ये बता रहा था, एलन ने और $1 लाख कमा लिए। लेकिन एलन के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो इतिहास का सबसे अमीर इंसान भी नहीं है। असल में तो वो पास भी नहीं आते। अगर पीछे इतिहास में देखें तो ऐसे लोग हुए हैं जो एलन को बिल्कुल गरीब दिखाते हैं। चलो ढूंढते हैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान। यह सफर शुरू होता है 1980s से, जहां एक कोलंबियन अरबपति ने एनर्जी सप्लीमेंट इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। पैब्लो एस्कोबार। वो हफ्ते के 420 मिलियन कमा रहा था, लेकिन महंगाई एडजस्ट करने के बाद उसकी नेटवर्थ सिर्फ 80 बिलियन तक ही पहुंची। यानी कागजों पर तो वो एलन को नहीं हरा पाया, लेकिन बाकी लोगों से अलग पैब्लो की दौलत शेयर या राजनीति से जुड़ी नहीं थी। उसके पास सच में डॉलर के नोट पड़े थे। वो हफ्ते में $1000 सिर्फ रबर बैंड पर खर्च करता था ताकि नोटों के बंडल बांध सके। और चूहों और नमी की वजह से उसे हर साल करीब $2 बिलियन का नुकसान होता था। तो कुल मिलाकर पैब्लो इतिहास का सबसे अमीर नहीं था, लेकिन अगर कैश की बात करें तो शायद वो नंबर 1 था। अब चलते हैं पीछे एक अलग तरह की दौलत देखने। साल था 1945। दूसरी वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुई थी और अमेरिका में लाखों सिपाही घर लौट रहे थे। वो एक ऐसी इकोनॉमी में लौटे जहां एक आदमी की सैलरी से पूरा घर चल जाता था। अमेरिकन ड्रीम जिंदा था। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में हालात अलग थे। इन्हीं खंडहरों में हमें मिलेगा एक और सबसे अमीर आदमी, जोसेफ स्टालिन, सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट शासक। स्टालिन को पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास लगभग कुछ भी निजी संपत्ति नहीं थी, बस पाइप, किताबें और उसका सिंपल मिलिट्री यूनिफॉर्म। हाँ, वो अपने नागरिकों से बेहतर जिंदगी जीता था क्योंकि उसके पास खाने पीने की सुविधा थी, लेकिन कोई लग्जरी नहीं। उसकी सैलरी उस समय आज के हिसाब से करीब $30,000 महीने थी, लेकिन उसके बेटे ने कहा कि वो चेक्स को मेज पर पड़े रहने देता था। शायद उसके पास सेविंग्स अकाउंट भी नहीं था। फिर भी स्टालिन को इतिहास के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पैसे की जरूरत ही नहीं थी। पूरा देश उसका था। अगर कोई उसकी ताकत को चैलेंज करता, यहाँ तक कि कोई प्राइवेट मजाक भी करता, तो या तो जेल भेज दिया जाता या मार दिया जाता। स्टालिन के पास इतनी पावर थी कि जब उसे स्ट्रोक आया तो 12 घंटे तक किसी ने डॉक्टर नहीं बुलाया। सब डरते थे कि अगर वो जाग गया तो सजा देगा। कागज पर वो गरीब था, लेकिन असल में उसके कंट्रोल में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। तो असली सबसे अमीर इंसान ढूंढने के लिए हमें सिर्फ पैसे से आगे सोचना होगा। हर जमाने में दौलत अलग रूप में रही है, कभी नकद, कभी राजनीतिक ताकत, कभी कंपनी की वैल्यू। अब चलते हैं अगले कंटेंडर पर। साल था 1909। एडोल्फ हिटलर उस समय बेघर था। वो वियना गया था पेंटर बनने, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ। आर्ट स्कूल से रिजेक्ट हो गया। छोटे छोटे पेंटिंग्स और पोस्ट कार्ड बेचकर गुजारा करता और हॉस्टल में सोता। फिर पहली वर्ल्ड वॉर लड़ी और राजनीति में कदम रखा। सरकार पलटने की कोशिश की और 9 महीने जेल में रहा। उम्मीद थी कि जेल से निकलकर सुधरेगा, लेकिन वहां उसने माइन काम्फ लिखी। 1925 में जब जेल से निकला तो किताब की शुरुआत में सेल्स कमजोर थीं, लेकिन जैसे जैसे जर्मनी की हालत बिगड़ी, माइन काम्फ की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया तो उसकी किताब हर जगह थी। उसने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि 6 लाख कॉपियां खरीदी जाएं और सैनिकों, अधिकारियों और नई शादियों में दी जाएं। फिर उसने खुद को टैक्स फ्री कर दिया, जिससे $2 मिलियन का बिल बच गया। उसके बाद उसने अपना चेहरा कॉपीराइट कर लिया ताकि हर डाक टिकट बिकने पर उसे पैसे मिले। यहाँ तक कि उसने अपनी स्पीचेस को भी कॉपीराइट किया ताकि अखबार में छपने पर भी पैसे मिले। इन पैसिव इनकम स्ट्रीम्स ने हिटलर को करोड़पति बना दिया। उसकी मौत तक माइन काम्फ की करीब 1 करोड़ कॉपियां बिक चुकी थीं, और यह भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था। उदाहरण के लिए एन फ्रैंक की किताब उससे 3 गुना ज्यादा बिकी थी। लेकिन हिटलर के पास एक और साइड हसल भी था। 1933 से 1945 के बीच उसने अपने सपोर्टर्स से लगभग $5 बिलियन डोनेशन के रूप में लिए। इसमें से ज्यादातर अमीर बिजनेसमैन से आया। ये काफी हैरान करने वाली बात थी कि हिटलर ने अपनी पोजीशन से कितना पर्सनल पैसा निकाल लिया, लेकिन उसकी असली दौलत उसकी मिलिट्री ताकत थी। 1942 में अपने पीक पर नाजी जर्मनी ने लगभग पूरा यूरोप कंट्रोल किया हुआ था। उन्होंने सैकड़ों बिलियन डॉलर के रिसोर्सेज लूट लिए और लाखों लोगों को जबरदस्ती मजदूरी कराई। इन कॉन्क्वेस्ट से हिटलर के पास आज के समय के हिसाब से $3 ट्रिलियन के रिसोर्सेज का कंट्रोल था। लेकिन डिक्टेटर्स से भी पहले एक ऐसा आदमी था जो एक अलग तरह का साम्राज्य बना रहा था। वो था हेनरी फोर्ड।
हेनरी फोर्ड को एक आइडिया आया। अगर तुम मजदूरों को ज्यादा पे करो और उन्हें आराम करने दो तो वो बगावत नहीं करेंगे। 1914 में फोर्ड ने बड़ा कदम उठाया और मजदूरों की मजदूरी $2.50 से बढ़ाकर $5 प्रतिदिन कर दी। साथ ही उसने वर्क वीक को 6 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया। मीट पैकिंग प्लांट्स देखकर उसने एक नई चीज अपनाई, असेंबली लाइन। इससे उसकी कार मॉडल टी बनाने का समय 12 घंटे से घटकर सिर्फ 90 मिनट रह गया। कीमत $850 से गिरकर $290 हो गई और अगले 50 सालों तक मॉडल टी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। लेकिन फोर्ड की सबसे बड़ी इन्वेंशन ना तो असेंबली लाइन थी और ना ही मॉडल टी। उसकी असली इन्वेंशन थी मिडिल क्लास। फोर्ड ने कारें आम जनता तक पहुंचा दी। लोग शहरों से बाहर रहने लगे और रोज गाड़ी से आना जाना शुरू हुआ और फोर्ड की प्रोडक्शन टेक्निक्स इतनी सफल रही कि पूरी दुनिया ने उसे कॉपी किया। आज का सबर्बन लाइफ, कम्यूटिंग और मॉडर्न वर्क शेड्यूल, सबका क्रेडिट हेनरी फोर्ड को जाता है। यही वजह है कि कई लोग उसे मिडिल क्लास का आविष्कारक कहते हैं। तो भले ही उसकी नेटवर्थ सिर्फ $200 बिलियन थी, उसका इन्फ्लुएंस उसे शायद इतिहास का सबसे अमीर इंसान बनाता है। लेकिन हेनरी की यह सफलता उनसे पहले आए लोगों की वजह से मुमकिन हुई थी। अब चलते हैं 1800 के आखिरी दौर में। उस वक्त टेलीफोन, टेलीग्राफ और बल्ब जैसे इन्वेंशंस हो रहे थे। प्रदूषण को कमाल समझा जाता था। चाइल्ड लेबर बिल्कुल लीगल थी और कोई रेगुलेशंस नहीं थे। लंबे घंटे और खतरनाक मशीनों के बीच लोग काम करते और हेल्दी वर्क डेथ बैलेंस एंजॉय करते थे। ये था मैक्सिमम कैपिटलिज्म का दौर। इस युग को 3 बड़े लोग परिभाषित करते हैं। कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट, जिसने रेलवे इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया और अमेरिका की ट्रेजरी से भी ज्यादा दौलत के साथ मरा। एंड्रयू कार्नेगी, जिसने स्टील से खूब पैसा कमाया और फिर अपनी पूरी जिंदगी परोपकार में लगा दी। उस वक्त टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं थे, यानी उसकी दानदारी सच में थी। और सबसे अमीर इनमें से था जॉन डी रॉकफेलर। 1870 में जॉन ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी शुरू की। उसने इनोवेशन और अपने कॉम्पिटिटर्स को कुचल कर 1880 तक अमेरिका की 90% ऑयल रिफाइनिंग पर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध मोनोपोली करार देकर कंपनी को 34 टुकड़ों में बांट दिया। सुनकर लगता है कि यह उसका अंत था, लेकिन असल में उसके पास हर नई कंपनी में हिस्सेदारी थी। जैसे ही उनके शेयर की वैल्यू बढ़ी, वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया। ये एंटी ट्रस्ट ब्रेकअप ही था जिसने रॉकफेलर को दुनिया का पहला बिलियनियर बना दिया। 1913 में अपने पीक पर रॉकफेलर की दौलत अमेरिका की जीडीपी का 2% थी। आज के हिसाब से उसकी नेटवर्थ 400 से 600 बिलियन डॉलर के बीच मानी जाती है, यानी शायद वही इतिहास का सबसे अमीर इंसान था। लेकिन रॉबर बैरन से भी पहले एक ऐसा परिवार था जिसने पूरे साम्राज्यों को बैंकरोल किया था। रॉथचाइल्ड्स। साल 1744। उस वक्त अमेरिका नाम का देश भी मौजूद नहीं था। औसतन इंसान की उम्र सिर्फ 30 साल थी। बिजली नहीं थी, शहर गंदगी से भरे थे। ऐसे में एक छोटे से यहूदी गेटो में मेयर अम्शेल रॉथचाइल्ड का जन्म हुआ। उन्होंने बिजनेस की शुरुआत सिक्कों के व्यापारी के रूप में की और धीरे धीरे एक सफल बैंकर बन गए। 1800 की शुरुआत में उन्होंने एक मिशन शुरू किया। अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 बड़े वित्तीय केंद्रों में भेज दिया। हर बेटा अपनी जगह जम गया और टेलीफोन के आविष्कार से पहले ही रॉथचाइल्ड्स ने पहला इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क बना लिया। उन्होंने युद्धों और शांति दोनों को फाइनेंस किया, स्वेज नहर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड किया और कई देशों को कर्ज देकर उनकी अर्थव्यवस्था बचाई। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। यूरोप में यहूदियों को सदियों तक जमीन रखने से रोका गया, कई इंडस्ट्रीज से बाहर रखा गया और उनका माल कभी भी जब्त या उन्हें निर्वासित किया जा सकता था। इसलिए रॉथचाइल्ड्स ने अपनी दौलत जमीन या सोने जैसी चीजों में नहीं बल्कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कर्जों में लगाई, जिन्हें आसानी से छीना नहीं जा सकता था। उन्होंने एक और तरीका अपनाया, परिवार के अंदर ही शादी करके अपनी संपत्ति को परिवार के भीतर सुरक्षित रखा। इन सभी तरीकों से उन्होंने सदियों तक अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन आज उनकी असली दौलत कितनी है, इस पर काफी बहस है। कुछ दावे कहते हैं कि रॉथचाइल्ड परिवार की दौलत $500 ट्रिलियन तक रही। हालांकि आज फोर्ब्स की लिस्ट में सिर्फ एक जेफ रॉथचाइल्ड नाम आता है, जिसकी वैल्यू 3.2 बिलियन है और वो फेसबुक में काम करता है, लेकिन इस परिवार से उसका कोई रिश्ता नहीं। आज उनके पास पहले जैसी केंद्रीकृत दौलत नहीं है, लेकिन अपने पीक पर
उनकी कुल संपत्ति इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत दौलत मानी जाती है। इंडिविजुअली सबसे अमीर नैथन रॉथशाइल्ड थे, जिनकी दौलत आज के हिसाब से लगभग $20 बिलियन होती, लेकिन उनकी पावर और नेटवर्क की कीमत कहीं ज्यादा थी। अब चलते हैं यूरोप के 1500 में। क्रिस्टोफर कोलंबस अभी अभी अमेरिका से लौटा है। चर्च सब कुछ कंट्रोल करता है और ऐसे वक्त में जैकब फूगर एक अमीर जर्मन परिवार में जन्म लेते हैं। पारिवारिक बिजनेस संभालने के बाद जैकब ने इसे व्यापार से बढ़ाकर बैंकिंग तक फैला दिया। वो इतने बड़े लोन देने लगे कि उनसे 8 प्रोजेक्ट्स, युद्ध और यहाँ तक कि चुनाव तक फाइनेंस होने लगे। 1519 में उन्होंने सैकड़ों मिलियन डॉलर के बराबर रकम खर्च करके चार्ल्स पंचम को रोमन सम्राट बनवाया। लेकिन जब चार्ल्स ने कर्ज लौटाने में देर की तो जैकब ने उसे गुस्से में चिट्ठी लिखकर याद दिलाया कि आपका साम्राज्य मुझे दिए बिना कभी रोम का ताज नहीं पहन सकता था। इतिहास दोहराया गया। चर्च के अधिकारी इतने कर्ज में डूब गए कि उन्होंने इंडल्जेंसेस यानी स्वर्ग बेचने के टिकट निकाल दिए। इससे प्रोटेस्ट शुरू हुआ और फिर धार्मिक क्रांति आ गई। जैकब फुगर का असर राजाओं से भी बड़ा था, लेकिन वो पूरी तरह निर्दयी भी नहीं थे। उन्होंने दुनिया का पहला सोशल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, जहां आज भी 150 लोग सिर्फ $1 सालाना किराए पर रहते हैं। साथ ही फुगर परिवार के लिए रोजाना 3 प्रार्थनाएं करना अनिवार्य है। अपने पीक पर जैकब यूरोप के जीडीपी का 2% कंट्रोल करते थे, यानी आज के हिसाब से लगभग $400 बिलियन। लेकिन शायद सबसे अमीर शख्स उससे भी पहले हुआ, मनसा मूसा। साल 1324 एक आदमी अफ्रीका भर में हज यात्रा पर निकला। उसका नाम था मनसा मूसा और वो माली साम्राज्य का राजा था। माली के पास था नमक और सोना, ढेर सारा सोना। इतना कि उसने अपनी यात्रा पर खुद को, अपनी 60,000 लोगों की फौज को और सैकड़ों जानवरों को सोने से सजा दिया। उसने रास्ते में इतना सोना दान कर दिया कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं हिल गई। बाद में उसने वही सोना उधार लिया, जिससे थोड़ी देर तक सब ठीक रहा। लेकिन जैसे ही उसने एक साथ सारे कर्ज चुका दिए, मार्केट फिर क्रैश हो गया। इस $multi-billion रोड ट्रिप के बाद मनसा मूसा को नक्शों में सोने से सजे राजा के रूप में दिखाया जाने लगा। वो इतिहास के पहले ओरिजिनल फ्लेक्सर बन गए। उसकी नेटवर्थ का अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी यात्रा के बारे में ज्यादातर बातें दूसरों की गवाही पर आधारित हैं। माना जाता है कि मनसा मूसा दुनिया के आधे सोने पर कंट्रोल करता था। सबसे आम अनुमान उसके पास $400 बिलियन की दौलत बताते हैं, लेकिन कई अंदाजे इससे कहीं ज्यादा हैं। तो अपने हाथ में मौजूद रिसोर्सेस के आधार पर मनसा मूसा शायद इतिहास का सबसे अमीर इंसान था। लेकिन रॉबर बैरन से भी पहले एक ऐसी फैमिली थी जिसने पूरे साम्राज्यों को फंड किया। फिर आते हैं चंगेज खान। 1200 के शुरुआत में चंगेज खान ने इतनी जमीन पर कंट्रोल किया जितना किसी भी इंसान ने इतिहास में नहीं किया। उसकी मंगोल एम्पायर धरती के लगभग 20% हिस्से पर फैली हुई थी। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो उसकी नेटवर्थ लगभग $130 ट्रिलियन बनती है। लेकिन ये थोड़ा मिसलीडिंग है। चंगेज खान ने कभी अपनी पर्सनल दौलत इकट्ठी नहीं की। यही उसकी असली ताकत थी। जो भी लूट कमा लाता वो अपने सोल्जर्स और कमांडर्स में बांट देता था, ताकि उनकी वफादारी बनी रहे। वो भी वही कपड़े पहनता, वही खाना खाता और टेंट में सोता। यहाँ तक कि उसने अपनी मौत के बाद भी बिना किसी निशान या कब्र के दफनाए जाने की इच्छा जताई। मतलब चंगेज खान को पर्सनल दौलत का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी उसके कंट्रोल में आई जमीन के हिसाब से वो शायद इतिहास का सबसे अमीर इंसान था। अब चलते हैं ऑगस्टस सीजर की तरफ। साल है 1 AD। लोग इस वक्त जी तो रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वो इतिहास के एक टर्निंग पॉइंट में हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन सा साल चल रहा है। रोमन कैलेंडर के हिसाब से 754 है। यहूदी मानते हैं कि 3761 है। चीन में 9 साल गिने जाते हैं और ग्रीक्स के लिए 194 है। हर सभ्यता अपना अपना टाइमलाइन चला रही है। इस वक्त अमेरिका में माया सभ्यता शहर बना रही है। भारत सागर और सिल्क रोड के जरिए ट्रेड कर रहा है। चीन ने अभी अभी पेपर इन्वेंट किया है और रोम में ऑगस्टस सीजर अपनी बॉलिंग लाइफ जी रहा है। कुछ साल पहले ही उसने मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा को हराकर मिस्र को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया। अब वो रोम की इकोनॉमी का लगभग 20% कंट्रोल करता था।
इसमें टैक्स, ट्रेजरी, गोल्ड और सिल्वर की खदानें और कॉन्क्वेस्ट से आई सारी इनकम शामिल थी। उसके पास एक अजीब सा मनी हैक भी था। वो अपने ही साम्राज्य के अमीर लोगों को मरवा देता और उनकी दौलत जब्त कर लेता। सीजर की मौत के बाद साल 14 में उसे भगवान घोषित कर दिया गया। एक ऐसा भगवान जिसकी नेटवर्थ आज के हिसाब से $5 ट्रिलियन मानी जाती है। लेकिन इससे भी 900 साल पीछे जाएं तो आते हैं किंग सोलोमन। तब सभ्यता की शुरुआत ही हो रही थी। लोग छोटी सी और मुश्किल जिंदगी जीते थे। कॉइन्स जैसा पैसा भी मौजूद नहीं था। सोलोमन ने इजराइल के साम्राज्य पर राज किया और टनों के हिसाब से सोना जमा किया। उसका वार्षिक टैक्स रेवेन्यू 666 टैलेंट गोल्ड था। वो अपनी दौलत में मस्त रहता। उसकी 700 पत्नियां थीं और आज के टाइम में उसकी वर्थ लगभग $2 ट्रिलियन मानी जाती है। लेकिन ये सब बाइबल में लिखी कहानियों पर बेस्ड है, जो उसकी मौत के सैकड़ों साल बाद लिखी गईं। मतलब ये जानकारी उतनी भरोसेमंद नहीं है। इतिहास के सबसे अमीर आदमी को लेकर सच्चाई हमेशा धुंधली रहेगी। तो सवाल यह है, इतिहास का सबसे अमीर इंसान कौन था? अगर इस ग्राफ को देखें तो लगता है कि बहुत से लोग एलन मस्क को गरीब साबित कर देंगे, लेकिन नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते। 1913 में जॉन डी रॉकफेलर यूएस की जीडीपी का 2% कंट्रोल करता था। आज एलन 1.4% कंट्रोल करता है। तो नेटवर्थ एडजस्ट करके रॉकफेलर एलन से ज्यादा अमीर था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आज की यूएस इकोनॉमी 1913 के मुकाबले 22 गुना बड़ी है। मतलब रॉकफेलर के पास छोटे पाई का बड़ा हिस्सा था, लेकिन एलन सबसे बड़े पाई में सबसे बड़ा टुकड़ा रखता है। एलन की दौलत पर्सनल है, डॉक्यूमेंटेड है और असली है। पुराने शासकों या डिक्टेटर्स की तरह ये पावर खोने पर गायब नहीं हो जाएगी। और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिसे पुराने जमाने के लोग जादू टोना समझते। इसीलिए कहा जाता है आज के $400 बिलियन के साथ एलन मस्क ही इतिहास का सबसे अमीर इंसान है। भविष्य में कोई और उससे पार कर जाएगा, लेकिन इतिहास कहता है कि हर कोई इतिहास से सीख रहा है।